students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous lecture we have learned about eukaryotic DNA polymerase, prokaryotic DNA polymerase and some terms related to DNA replication. Now today we will learn what is DNA replication. So what is DNA replication? Replication is a process of production of replicas of original copy. और means replication की process क्या है? जहाँ पे replicas generate होती है किसी original DNA segment की, हमारे पास एक original DNA है, एक parental DNA है, उसकी जब copies generate होती हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो कॉपीज जनरेट होती है उन कॉपीज को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. ठीक है, मींस प्रोडक्शन ऑफ replicas of original DNA strand. ओरिजिनल मीन्स जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो पहले से डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है. एक सेल की जो सेल साइकिल जो होती है वो 24 आवर्स की होती है. 24 आवर्स में हमारी जो सेल डिवीजन होता है तो उसमें उसकी एक फेज आती है सेल साइकिल की एस फेज, जहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है. किसी सेल के अंदर कोई भी एक क्रोमोसोम है, उसका कोई डीएनए है, वो डीएनए आपका डबल हो जाएगा इस एस फेज में. ठीक है, मतलब 24 आवर्स में ये प्रोसेस हो रही है. तो उसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकास ऑफ ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड. रेप्लिकास का मतलब क्या है, सेम जैसा उसका ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है सेम कॉपीज जनरेट करना है. जैसे हमें कोई फोटोस्टैट हम कराते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, तो एज इट इज हमको दूसरा उसका रेप्लिका मिल जाती है. यहाँ पे भी एप्लीकेशन की प्रोसेस में भी यही प्रोसेस हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकास ऑफ ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड, और इट इज आल्सो नोन एज कॉपीइंग ऑफ जीनोमिक डीएनए. कॉपीइंग ऑफ जीनोमिक डीएनए, जो हमारा डीएनए है उसकी कॉपीज प्रोड्यूस करना, कॉपीइंग करना, उसकी कॉपीज जनरेट करना. ठीक है, तो ये है हमारी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. इसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं. रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो सेल साइकिल की एस फेज में. रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. एस फेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल की एस G1 S G2 M फेजेस होती है, तो उसकी जो एस फेज है यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है. मीन्स आपका अगर वहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड होगा, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की 2 कॉपीज जनरेट हो जाएंगी. तो टोटल स्ट्रैंड हमारे पास कितने हो जाएंगे, वहाँ पे 4 स्ट्रैंड. 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएंगे, तो टोटल डीएनए स्ट्रैंड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 स्ट्रैंड. ठीक है, तो इसको अब जो ये रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, इसका जो नेचर है वो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है. सेमी कंजर्वेटिव मींस जो इसके ओरिजिनल स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस हैं, हाफ ऑफ द सीक्वेंस रिमेन कंजर्व्ड. ठीक है, हाफ सीक्वेंसेस पहले के ही रहेंगे, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के ही होंगे, और जो नया डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें जो स्ट्रैंड होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो हमारी 4 ग्राफ में दी थी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है, एडिनिन थायमिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा. ठीक है, एटीजीसी जिसको हम बेस पेयरिंग बोलते हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे. दो स्ट्रैंड हमारे पास होते हैं डीएनए के. ठीक है, तो एट अ टाइम ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये हमारे दोनों स्ट्रैंड
सेपरेट हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला स्ट्रैंड ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये दोनों स्ट्रैंड हमारे सेपरेट हो गए और दोनों ने एक्ट किया एज अ टेम्पलेट। बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, दोनों सेपरेट होंगे और अब इनके बेसिस पे ये दोनों सेपरेट हो गए, तो ये जो सीक्वेंसेस थे इनमें वो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो नए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के थ्रू जो नए सीक्वेंस जनरेट होंगे वो इन सीक्वेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, सपोज यहाँ पे है ए, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है जी, सी, ए, टी, सी, जी, सपोज ये सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सीक्वेंसेस है, ठीक है, ए टी जी सी, ए टी सी, ये सीक्वेंसेस हैं। तो हमें पता है, हमने नेट अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन से पहले कुछ प्राइमर सीक्वेंस सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो प्राइमर सीक्वेंस हमारे क्या होंगे, यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे 5 प्राइम रीजन पे हमारे प्राइमर सीक्वेंसेस ऐड होंगे। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो सीक्वेंस, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब उसके आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज उसको इलाबोरेट करेगा और जो सीक्वेंसेस यहाँ प्रेजेंट हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पे ऐड करा जाएगा। ठीक है, जैसे सी है तो यहाँ पे जी आ जाएगा, ए है तो टी आ जाएगा, टी है तो ए आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, ऐसे सीक्वेंसेस में ऐड होंगे। ऐसे ही वाले स्ट्रैंड होगा, इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहाँ से आएंगे, यहाँ से। ठीक है, 3 प्राइम की कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम आ रहे हैं, प्राइम सीक्वेंसेस आए और उसके बाद इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पे ऐड होते जाएंगे इसको इलाबोरेट करने के लिए। ठीक है, राइट। सो अब हमारे पास आफ्टर रेप्लिकेशन हमको क्या मिला, रेप्लिकेशन से पहले हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, आफ्टर रेप्लिकेशन हमको 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिले। अब इसमें देखिए जो एक स्ट्रैंड है, जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उसके सीक्वेंसेस कंजर्व हैं, जो पहले थे वही है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री नए सीक्वेंसेस जनरेट हुए। ठीक है, तो इसके इसी नेचर को देख के ये माना जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर मींस half of the sequences of parental strand remain conserved or they act as template for the synthesis of new daughter strand. Okay, so अब इसको रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में, इसको प्रूफ किया मैसेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। मैसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो क्या था मैसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, हम देखते हैं। मैसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। मैसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई की सेल को ग्रो कराया, ई कोलाई को ग्रो कराया इस कल्चर मीडियम में। ठीक है, ई कोलाई को ग्रो कराया। तो हमें पता है जब हम किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम आर्टिफिशियली लैब में ग्रो कराते हैं तो हम उसको कल्चर मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। कल्चर मीडियम मीन्स हम उसको न्यूट्रिएंट्स उसके प्रोवाइड कराते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसमें कार्बन सोर्स प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन सोर्स प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन, हार्मोन, सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं जो कि नेचुरली किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन सोर्स उन्होंने लिया मैसेल्सन एंड स्टॉल ने, उन्होंने N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन सोर्स लिया। मतलब ऐसा एक नाइट्रोजन सोर्स लिया उन्होंने जिसमें जो नाइट्रोजन था वो N15 कंटेनिंग, N15 था, हैवी आइसोटोप था। जनरली जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो N14 प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट आर्टिफिशियली जब इन्होंने ग्रो कराया तो उसको N15
कंटेनिंग नाइट्रोजन सोर्स दिया जिसमें हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का था। ठीक है, तो यहाँ पे इस जनरेशन में जब उन्होंने इस सेल को ग्रो कराया, अब सेल को पूरे मीडियम में जो नाइट्रोजन सोर्स मिल रहा है वो N15 ही मिल रहा है, तो उसके डीएनए में नाइट्रोजनस बेस भी जहाँ जहाँ पे सिंथेसिस हुई होगी उन सब जगह N15 ही नाइट्रोजन गया होगा, N15 आइसोटोप ही नाइट्रोजन का उसमें ऐड हुआ होगा। तो इनको जो पहली जनरेशन से इन्होंने फिर डीएनए आइसोलेट किया, पहली जनरेशन को यहाँ से विड्रॉ किया, सेल इस पे से विड्रॉ की होगी, उनको ग्रो कराया, 24 आवर्स के बाद उसको विड्रॉ किया और उसका डीएनए आइसोलेट किया। तो जो उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया और उस डीएनए को फिर सेंट्रीफ्यूज किया तो उनको एक बैंड मिला, दैट इज एक बैंड मिला जिसको उन्होंने बोला हैवी बैंड। क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजन सीक्वेंसेस, नाइट्रोजन जो जहां पे भी प्रेजेंट थी वो N15 करनी थी। ठीक है, जहां पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी इस डीएनए में, इस जनरेशन के डीएनए में, वो N15 थी। N15 होने की वजह से जो उसके बैंड आया वो हैवी हो गए N15 की वजह से, तो जो उसका बैंड आया वो एक ऐसा बैंड आया। ठीक है, अब वो कैसे हैवी लगा उसको जब आप नेक्स्ट जनरेशन की बैंड देखेंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज हैवी बैंड। ठीक है, अब ये वाले को N15 वाले इसमें थी, अब इसको फिर उन्होंने नई जनरेशन के लिए ग्रो कराया। तो अब जब नई जनरेशन में गया तो ये वाला जो डीएनए था वो जब इसका रेप्लिकेशन होगा, अब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेंगे, तो दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट हुए, N15 कंटेनिंग, ये भी N15 कंटेनिंग था। ठीक है, अब नई जनरेशन को जब इसने इन्होंने ग्रो कराया तो इन्होंने जो उसको नाइट्रोजन मीडिया प्रोवाइड कराया था, नाइट्रोजन सोर्स, वो N14 था, नॉर्मल जो आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का वो था। इस वजह से जो यहाँ पे डीएनए के बैंड्स आए, वो नया जो बैंड आया डॉटर स्ट्रैंड में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो N14। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड में नाइट्रोजन क्या थी N14 आई, क्योंकि हमने जो ग्रो कराया था उसको वहाँ पे N14 दिया था, N14 नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड किया था और पेरेंटल का N15 था। जब नया जनरेशन होगी, नई बायोसिंथेसिस होगी न्यूक्लिक एसिड की या नाइट्रोजनस बेसिस की, तो वो N14 ही उसमें जाएगी। ठीक है, तो नए वाले में हमको ऐसे बैंड मिले। अब जब इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इसमें जो बैंड मिला वो किस तरीके का बैंड मिला, हैवी और लाइट। हैवी और लाइट बैंड मिलेगा ना, एक स्ट्रैंड हैवी है, एक स्ट्रैंड लाइट है, तो यहाँ पे जो बैंड मिला वो मिला उसको हैवी और लाइट, N15 N14 करके, N15 N14 इंटरमीडिएट बैंड, ना कि बहुत ज्यादा हैवी था बहुत ज्यादा लाइट, मीडियम साइज के बैंड मिले N15 N14 वाले। ठीक है, अब इसने इन्होंने फिर क्या किया, फिर अब ये जो जनरेशन का डीएनए था इसको फर्दर इसकी रेप्लिकेशन के लिए इसको फिर ग्रो कराया, नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो कराया। तो जब उन्होंने देखा नेक्स्ट जनरेशन में जब ये वाला डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंटल N15 कंटेनिंग होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंटल N14 कंटेनिंग होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे बता देते हैं, एक N15 पेरेंटल है टेम्पलेट और एक N14 पेरेंटल है टेम्पलेट। समझ में आ रहा है ना, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। अब इनके यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड सेपरेट हुआ वो क्या था आपका N14, नया स्ट्रैंड N14, क्योंकि हमारे कल्चर मीडियम में N14 ही था। यहाँ पे भी नया स्ट्रैंड जो था वो क्या था N14। ठीक है, एक N15 N14 मिला हमको, एक N14 N14 मिला, और यहाँ पे भी यही होगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, एक N15 कंटेनिंग, एक N14 कंटेनिंग, और जो नया पेरेंटल स्ट्रैंड डेवलप होगा दैट इज N14 N14।
ठीक है। अब जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया उन्होंने, इस स्टेज का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया इस वाली सेल से, तो उन्होंने क्या देखा, 2 टाइप के बैंड्स थे। एक बैंड तो आपका ये बैंड था, मीडियम बैंड जो था N15 N14 कंटेनिंग, ठीक है, और एक बैंड आपको मिला लाइट बैंड, जिसमें सारे जो आइसोटोप्स थे वो क्या थे, N14 N14, ठीक है, N14 N14, ठीक है। एक तो मिला मीडियम जो पहली वाली जनरेशन से मिलता जुलता था, और एक ऐसा बैंड मिला जो दोनों जनरेशन में से सबसे अलग था, वो क्या था, लाइट बैंड N14 N14, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, मतलब हमेशा जो नया आपको डीएनए स्ट्रैंड मिलेगा उसमें एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंटल है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर यही है कि वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज फ्रॉम पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, देखिए हर बार हर जनरेशन में एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहा है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है, और उसमें जो आइसोटोप आया है वो जो हमने आइसोटोप प्रोवाइड किया है अपने कल्चर मीडियम में वही आइसोटोप मिला है उसको, ठीक है। ऐसा ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ये प्रूव किया कि इन डीएनए रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड रिमेन्स as a original strand which act as a parental strand or template strand, and other strands synthesize on the basis of its parental strand or template strand, means one strand sequences remain conserved, एक strand के sequence conserved रह रहे हैं, उनमें कोई change नहीं आ रहा है हर generation to generation। इसी वजह से इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर की वजह से भी जो पेरेंट्स से उनकी प्रोजनी तक आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है वो इसी वजह से होती है, डीएनए के इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर की वजह से, रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव नेचर। हम कहते हैं ना हमारे जो पहली जनरेशन सेकेंड जनरेशन उसके बाद वाली जनरेशन कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स उनमें सिमिलर होते हैं, इसी वजह से, क्योंकि जो डीएनए है वो हमारे एंसेस्टर से लेके हमारी आने वाली जनरेशन तक एक स्ट्रैंड हमेशा कंजर्वेटिव होकर आगे बढ़ा है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, एंड इफ यू फील इट विल हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।